कहते हैं कि अंधेरी रात से का दो सुहानी भोर बाकी है, मेहनत के सिलसिले में खुशी का छोर बाकी है, बढ़ रही है धीरे धीरे आहट पच्चापों की, माना वक्त है अभी तुम्हारा, हमारा दौर बाकी है। जी हाँ साथियों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 बिहार पर, और मैं चंदन आप सभी का करता हुआ अभिनंदन, और बना रहे हमारा आपका बिहार अड्डा 24/7 के साथ प्यार भरा बंधन। तो चलिए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करें और देखते हैं कि आज के सेशन में क्या है खास। बात करेंगे हम लोग सर बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए फुली डेडिकेटेड ये सेशन, इसमें हम लोग बात करेंगे मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पे। मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पे हम लोग बात करेंगे। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर लाते हैं और ये कह रहा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 17 का स्क्वायर, और इसका आपको सम बताना है, इसका योगफल क्या हो जाएगा। इसका योगफल क्या हो जाएगा ये आपसे पूछा है। चलिए, अब ये हो गया क्या कि सर अगर 1 से 17 तक के देखा जाए तो ये विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है अपने को। विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। चलिए, तो विषम संख्याओं के वर्गों का औसत करना है, ये सॉरी योग करना है। इसका योग क्या हो जाएगा। तो इसके लिए आपका क्या होगा कि सर सबसे पहले कितने टर्म है, 1 से लेकर 17 तक के जाएंगे तो नॉर्मल है तो हाथ पे भी जोड़ देंगे। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 9 गो है। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 9 गो है, तो 9 हो गया। तो विषम संख्या के वर्गों का योग क्या होता है, n इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना, तो डिवाइडेड बाई 3। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो n आपका कितना हो गया, तो n आपका नंबर ऑफ टर्म आपका हो गया 9। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 9 इंटू 9 दूनी 18 19 और 9 दूनी 18 अब माइनस 1 17 डिवाइडेड बाई 3। कैलकुलेट कर लीजिए, 3 चांस में कट जाएगा, है ना। अब इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला गड़बड़ है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला बता दीजिए। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला पहले सभी लोग बताएंगे, सभी लोग पहले फार्मूला बताएंगे। नंबर ऑफ टर्म तो 9 है, सभी लोग पहले फार्मूला बता दीजिए। चलिए, फार्मूला आप लोग को गड़बड़ लग रहा है ना, इसका फार्मूला आप लोग बताइएगा, फिर हम इस पे आगे आते हैं। ठीक है, अगला सवाल तब तक लेकर चलते हैं कि ए ने अकेले एक काम किया होता तो वह काम करने के लिए 63 घंटे लेता, और बी का हिस्सा क्या होगा यदि ए और बी एक साथ काम करके 36 घंटे में काम समाप्त करते हैं, और इसके लिए उनको 5950 रुपये का भुगतान किया जाता है। मतलब ए अकेले किसी काम को करता है तो 63 घंटा लेता है, और कहता है कि ए और बी अगर एक साथ काम करता तो उसे 63 घंटे में समाप्त करता। 63 घंटे में समाप्त करता तो बी का हिस्सा आपको ज्ञात करना है, जबकि दोनों मिलकर काम को 36 घंटे में पूरा करता है। देखिएगा, यहाँ पे सिंपल सा मामला है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर काम को 36 घंटे में पूरा करते हैं और ए अकेले काम को 63 घंटे में पूरा करता है। सबसे पहले तो इसका एलसीएम ले लेंगे। ये एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 9 7 63 और 9 चौका 36, 9 कॉमन कर दिया 7 चौका 28, है ना। तो 9 गुना आपका 28 ये हो गया। ये आपका 7 चांस में हो जाएगा, ये आपका 4 चांस में हो जाएगा। यानी दोनों मिलकर 7 लड्डू बनाते हैं और ए अकेले जो है वो 4 लड्डू बनाता है। दोनों मिलकर 7 लड्डू बनाता है और ए अकेले 4 लड्डू बनाता है। तो अगर हम बात करें कि बी का क्षमता, तो बी का क्षमता 3 लड्डू का हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि मजदूरी जो होती है वो क्षमता के अनुसार बांटी जाती है। मजदूरी जो होती है वो क्षमता के अनुसार बांटी जाती है। और जी करिए कि टोटल मजदूरी 5950 है, और हम कह रहे हैं कि सर टोटल मजदूरी कितनी है, तो 7 है। आपसे पूछा ए का हिस्सा, तो देखिएगा दोनों मिलकर आपका 7 लड्डू बनाते हैं, ए अकेले 4 बनाते हैं। बी का हिस्सा पूछा तो बी का एफिशिएंसी कितना, तो 3। इसकी वैल्यू निकालना है। 7 8 56 बच गया, 3 7 5 35 850 गुना 3 0 5 15 8 24 25 2550 आपका उत्तर हो जाएगा। 2550 आपका क्या बनेगा सर, उत्तर बन जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट कहता है कि रमन और तपन ने क्रमशः 10,000 और 50,000 रुपया निवेश करके एक बिजनेस शुरू करता है। 6 महीने के बाद रमन ने 10,000 रुपया अतिरिक्त निवेश किया है और तपन ने 30,000 रुपया क्या कर लिया है, निकाल लिया है। वर्ष के अंत में व्यवसाय में 10,000 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, तो तपन द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कर। अब यहाँ पे देखिए कि सवाल थोड़ा बड़ा दिख रहा है, कुछ नहीं है कि रमन और तपन जो है वो 10,000 और 50,000 रुपया लगाकर एक बिजनेस को शुरू करते हैं। उसके बाद 6 महीने के बाद रमन ने 10,000 रुपया निकाल लेता, 10,000 एक्स्ट्रा लगाता है, और तपन जो है वो 30,000 रुपया निकाल लेता है। वर्ष के अंत में ओवरऑल 10,000 रुपये का लाभ होता है, तो तपन द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात करना है कि तपन ने कितना लाभ प्राप्त किया है। ठीक है ना, तो ये अपना रमन है और ये अपना तपन है। पार्टनरशिप का मामला है। पार्टनरशिप में हम लोग जानते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ जीरो मस्ट बी ओमिटेड। इक्वल जीरो को हमको क्या करना होता है, हटा देना होता है। तो सबसे पहले इक्वल जीरो को हटाएंगे तो आप देखेंगे कि सर 3 शून्य काट दीजिए सीधा सीधी। तो रमन लगाया 10 रुपया, तपन लगा दिया कितना, 50 रुपया। ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि 6 महीने के बाद रमन जो है वो 10,000 रुपया और लगाता है, यानी 6 महीने तक ये पैसा रहा, उसके बाद 10,000 और लगा दिया। सोचिएगा 10 रुपया था आपके एटीएम में और 10 रुपया और आप डाल दिए, तो टोटल हो गया कितना, 20 रुपया। ठीक है, वर्ष के अंत में यानी ये कितना महीने रह गया, 6 महीने। अब यहाँ पे तपन की कहानी है कि तपन ने 30,000 रुपया निकाल लिया था, तो ये 50,000 लगाया था तो 6 महीने तक के रहा। उसके बाद 30,000 निकाल लिया, तो 50,000 में से 30,000 निकाल लिया तो बच गया कितना, तो 20,000। अब ये कितने महीने तक रहा, तो 6 महीने तक के। अब इसको कैलकुलेट करिए तो हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा कितना, 120, दैट इज इक्वल टू टोटल 180 यहाँ पे। और यहाँ पे 6 बचे कितना, तो हो गया 300, और ये 20 छक्के कितना हो गया, तो 20 से 120, यानी यहाँ पे टोटल हो गया 420। 0 0 काट लेते हैं, 3 छक्के 18 और 7 छक्के 42, यानी 3 रेशियो 7 हो गया।
यानी रमन ने लगाया 3, तपन का प्रॉफिट है 7, रमन का प्रॉफिट 3 और तपन का प्रॉफिट 7। टोटल प्रॉफिट सवाल कर रहा है कि टोटल प्रॉफिट 10,000 है। टोटल प्रॉफिट कितना है? 10,000 है। और हम करें कि टोटल प्रॉफिट 7 और 3 कितना है साहब? तो 10 है। आपसे पूछा है कि तपन का हिस्सा, तो तपन का हिस्सा कितना? तो 7। इसे 7 की वैल्यू निकालना है, तो कैलकुलेट करिएगा तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 7,000 हो जाएगी। 7,000 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। 7,000 7,000 7,000 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। नेक्स्ट कह रहा है सर 36 और 121 के मध्य अनुपात तथा 2 और 11 के मध्य तीसरे समानुपात का अनुपात कितना है? आपसे पूछा है। यहाँ पे सवाल है कि सर 36 और 121 का मध्य अनुपात मीन प्रोपोर्शन निकालना है और 2 और 11 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, ठीक है ना। और उसके बीच में अनुपात क्या है ये आपसे पूछा है। तो देखिए मीन प्रोपोर्शन अगर निकालना है 36 और 121 का मीन प्रोपोर्शन, अब जैसे देखो मान लो कि ए बी सी डी ये 4 चीजें हैं अपने पास। अगर अपने को मीन प्रोपोर्शन की बात करेगा, मीन प्रोपोर्शन, तो मीन प्रोपोर्शन बराबर हो जाता है अंडर रूट AC, ठीक है। और वहीं पे आपका सर तीसरा अनुपात अगर देखिए तो तीसरा अनुपात बराबर हो जाता है B²/A। अब देखिए मीन प्रोपोर्शन 36 और 121 का देखेंगे तो अंडर रूट 36 गुना 121 होगा, तो 36 का 6 बाहर आ जाएगा, 121 का 11 बाहर आ जाएगा, यानी 6 गुना 11 हो गया। वहीं पे मीन थर्ड प्रोपोर्शन देखा जाए 2 और 11 का, ये हो जाएगा B²/A, यानी कितना हो जाएगा? 11 गुना 11, 11 गुना 11 अब बट्टा का A, यानी कितना? 2। अब इसी दोनों के बीच में अनुपात ज्ञात करना है कि इन दोनों के बीच में अनुपात क्या हो जाएगा। इन दोनों के बीच में अनुपात क्या होगा ये आपसे पूछा है। तो ये 6 गुना 11 है रेशियो, ये 11 गुना 11 अब बट्टा का 2, तो 1 11 से 1 11 कट जाएगा, 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12, 12 रेशियो 11 आपका उत्तर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का क्या बनेगा? उत्तर बनेगा 12 रेशियो 11। क्लियर है सबको? 12 रेशियो 11 आपका उत्तर आ रहा है, बेहतरीन, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो सीढ़ी वाला सवाल है, इसको तो आप लोग आसानी से बना देंगे, ये तो जाना पहचाना सवाल है, इसको तो आप लोग आसानी से बना ही देंगे, इसमें तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? ये 4 और 5 को लिख देते हैं, 4 और 5। उसके बाद कितना? एक है, 1 2 3, 3 को एक है तो 3 को घर बनाइए, 1 घर 2 घर 3 घर। अब यहाँ से हम उठ के चलते हैं, याद होगा आप लोग को, प्लस का साइन है तो प्लस कर दीजिए, पड़ोसन को लाके जोड़ना है, याद होगा आप सभी को, तो पड़ोसन 4 है, 5 4 9 हो गया। फिर 9 को उठाइए प्लस, पड़ोसन को जोड़िए, 9 5 कितना? तो 14। फिर आगे बढ़िए, ये हो जाएगा 14, प्लस का साइन है प्लस जोड़ दीजिए, 14 9 4 13 कितना? तो 23। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि नया वाला ऊपर रहता है यानी 23, पुराना वाला नीचे होता है, लेकिन ये जो आंसर आ रहा है साहब वो इतने दूर का आंसर आ रहा है। अब ये अकेले चढ़ चुका है ऊपर, तो हम इसको क्या करना पड़ेगा? पलटना पड़ जाएगा। इसको क्या करना पड़ेगा? तो पलटना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो पलटिएगा तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सर 14/23, पलटना पड़ जाएगा, तो 14/23 आपका उत्तर हो जाएगा। 14/23 आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन गड़बड़ है, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ऑप्शन चौपा है, लेकिन लोग 37/23 23/37 पता नहीं कैसे कर रहे थे, कोई बात नहीं, ठीक है। कहता है कि एक कक्षा के विद्यार्थी 28.09 रुपये की राशि दान करते हैं। एक कक्षा के जो विद्यार्थी लोग हैं वो 28.09 रुपया दान करते हैं। कहता है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान किए हैं जितनी की कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है, जितनी की कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है। यदि तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ये आपसे पूछा है। ये कहने का मतलब है सीधा सीधी कि मान लो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट अपने पास x है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो अपने पास x है, तो इच का कंट्रीब्यूशन भी जो है ना, प्रत्येक ने जो कंट्रीब्यूट किया है वो x का ही कंट्रीब्यूशन है, x का ही कंट्रीब्यूशन है। और इस प्रकार जो टोटल कंट्रीब्यूट करके पैसा आया है वो है 28.09। आपसे पूछा है कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा है, इस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो देखिएगा, तो प्रत्येक नंबर ऑफ स्टूडेंट सपोज x है, ठीक है, प्रत्येक का कंट्रीब्यूशन भी x है, तो टोटल जो पैसा कलेक्ट हो जाएगा वो x इंटू एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? तो x इंटू एक्स होगा। और इस प्रकार टोटल कंट्रीब्यूशन है आपका 28.09, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीधा सीधी लिखे कि x² इज इक्वल टू हो गया 28.09, तो x बराबर क्या हो रहा है? 5.3। आपसे पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट बता दीजिए, तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा वो आपका कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे 53, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? तो 53 हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कि सर 53 हो जाएंगे तो प्रत्येक ने पैसा कितना कंट्रीब्यूट किया है, तो प्रत्येक ने जो कंट्रीब्यूट किया है वो आपका कितना कंट्रीब्यूट किया है? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 53 है, प्रत्येक ने जो कंट्रीब्यूट किया है वो 53 पैसा कंट्रीब्यूट किया है, प्रत्येक ने जो कंट्रीब्यूट किया है वो कितना कंट्रीब्यूट किया है? तो 53 पैसा कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। हेलो, हाँ चलिए क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि विकास जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है, तो 5 मिनट की देरी से बस छूट जाती है, 5 मिनट देरी से बस छूट जाती है, और जब वह अपनी चाल 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से करता है तो वह बस स्टैंड जो है वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। आपसे पूछा है कि विकास के गंतव्य से बस स्टेशन की दूरी किलोमीटर में ज्ञात करनी है, ठीक है ना, किलोमीटर में ज्ञात करनी है। चलिए फटाफट इसको निकालने का प्रयास करेंगे।
तो देखिएगा 10 के स्पीड से जाता है तो 5 मिनट लेट हो जाता है, ठीक है, और जब 20 के स्पीड से जाता है तो 10 मिनट बिफोर पहुंचता है। तो ये पहले देखते हैं स्पीड तो आपका क्या हो जाएगा कि सर प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, इसके लिए क्या होता है कि सर चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल अपॉन चालों का अंतर। देखो भाई चालों का अंतर होगा, अंतर क्यों सर, देखो भाई डेली घर से वो स्टेशन जाता है, घर से वो स्टेशन जाता है, लेकिन कभी पहले पहुंच जा रहा है कभी लेट पहुंच जा रहा है, डिस्टेंस आपका फिक्स है, लेकिन कभी पहले कभी लेट हो रहा है। इससे साफ तौर पे क्लियर है कि उसके स्पीड में अंतर है, क्योंकि डिस्टेंस फिक्स है। कभी लेट कभी पहले क्यों हो रहा है, क्योंकि स्पीड में अंतर है। इनटू का टाइम, टाइम यहाँ पे जो चलेगा वो उस पर स्टार लगा रहेगा, क्योंकि टाइम कंडीशनल होगा। क्या क्यों कंडीशनल होगा, कभी लेट है कभी पहले है, सेम डायरेक्शन में टाइम है करने के बाद दोनों तरफ से लेट है तो माइनस हो जाएगा, दोनों तरफ से बिफोर है तो माइनस हो जाएगा। लेकिन लेट और बिफोर अपोजिट कॉम्बिनेशन जाएगा, तब आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ जाएगा, तब आपको क्या करना पड़ जाएगा, जोड़ना पड़ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि 10 मिनट लेट है और यहाँ पे आप देखिए कि सॉरी 5 मिनट लेट है और 10 मिनट पहले है, तो टोटल हो गया कितना, तो 15 मिनट। अब यहाँ पे यही चीज को पकड़ना है, चालों का गुणनफल 10 गुना 20, चालों का अंतर 10, यहाँ पे 5 मिनट लेट है, यहाँ पे 10 मिनट पहले हो गया कितना, 15 मिनट, मिनट को बदल दीजिए घंटा में तो 15/60। अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं हम लोग इसको, 20 या 60 ये कट गया, 3 से 10 कट गया, 3 5 15 ये कट गया, तो आपका क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर। मतलब घर से उसकी स्टेशन की जो दूरी है वो कितनी है, 5 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो 5 किलोमीटर आपका उत्तर बन जाएगा, 5 किलोमीटर आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ए बी और सी ने अपनी पूंजी का निवेश 3:5:9 के अनुपात में किया है। ए बी सी ने अपनी पूंजी का निवेश जो है वो 3:5:9 के अनुपात में किया है और उनके द्वारा लगाए गए समय का जो अनुपात है वो क्रमशः 2:3:1 है। जो टाइम का अनुपात है वो 2:3:1 है। तो उनके लाभ का अनुपात बताना है आपको, ठीक है ना, उनके लाभ का अनुपात, कि लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा। तो ये मामला पार्टनरशिप का है और हम लोग पार्टनरशिप में एक बात जानते हैं कि कैपिटल इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है। मतलब किसकी कितनी पूंजी है और कितने समय के लिए लगाई गई है, किसने कितनी पूंजी लगाई है और कितने समय के लिए लगाई है, उसी के अनुपात में आपका प्रॉफिट डिसाइड होता है कि प्रॉफिट किस अनुपात में जाना है, प्रॉफिट किस अनुपात में जाना है, ठीक है, कि किसने कितना पैसा लगाया है, कितने समय के लिए लगाया है, उसी के रिस्पेक्ट में आपका जो है वो प्रॉफिट आता है। तो देखिएगा ए बी सी है, ये ए है, बी है, सी है, इनके पूंजी का अनुपात 3:5:9 है, समय का अनुपात 2:3:1 है, ये कैपिटल है, ये टाइम है। तो कैपिटल इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो 3 दूनी के कितना, 6, 5 तरीके